हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है एक Q&A वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक यूट्यूब पोस्ट किया था जहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जो भी क्वेश्चंस चाहते हो आप पूछ सकते हो मुझसे, स्पेशली बिकॉज काफ़ी सारे नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारी चैनल से इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और मैंने काफ़ी टाइम पहले एक Q&A किया था। सो आई थॉट इट्स हाई टाइम कि एक और Q&A वीडियो किया जाए। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं थ्रू दिस Q&A वीडियो वो ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज कि जहाँ जहाँ ऐसे क्वेश्चंस है वहाँ मैं उन वीडियोस को नीचे लिस्ट डाउन कर दूंगी क्वेश्चन के साथ भी। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो बहुत शॉर्ट में, लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आई एम गोइंग टू क्विकली जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ कमेंट सेक्शन में ही, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स किसी ने मुझे पूछा है कि मैं किस बेसिस पे ये क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। मैं क्या कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, व्हाट इज़ माई क्वालिफिकेशन टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं हूँ, ना ही मैं क्लेम करती हूँ इनमें से कुछ भी होने का। मैं यूजुअली अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होती है वो शेयर करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ तो जो रिसर्च मैं करती हूँ एंड प्लस आप लोगों से मेरे जो इंटरेक्शंस होते हैं उसकी वजह से बाकी सारी मॉम्स की कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा एक ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है एंड आई गेट मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और वही मैं कोशिश करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करने का। और हालांकि मुझसे ये पूछा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल पे 50% से ज़्यादा वीडियोस एक्टिविटीज़ और लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ना ही मैं कोई क्वालिफाइड एजुकेटर हूँ या कोई टीचर हूँ। मैं अगेन अथर के साथ जो चीज़ें हम घर पे करते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ शेयर करती हूँ। सो आई एम मेकिंग इट ऑल क्लियर। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्कूल एडमिशन्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का ये सेम क्वेश्चन आया है कि ड्यू टू द पेंडेमिक उन्होंने अपने बच्चों को LKG या प्री नर्सरी में एनरोल नहीं करवाया, और अब नेक्स्ट ईयर वो लोग डायरेक्टली सीनियर KG में एनरोल करवाएंगे, या कुछ लोग फर्स्ट में एनरोल करवाना चाहते हैं। तो क्या उनको प्रॉब्लम होगा ऐसा करवाने में? तो फ्रॉम अ रूल्स पर्सपेक्टिव इसका सीधा आंसर है नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप अपने बच्चे को आराम से सीधा सीनियर KG में या फॉर दैट मैटर फर्स्ट में भी एनरोल करवा सकते हो। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है जहाँ आपके बच्चों ने प्री नर्सरी या LKG किया हुआ होना चाहिए उसके बाद ही आप सीनियर KG में एडमिशन लो। बस एज लॉन्ग एज आपका बच्चा जो एज क्राइटेरिया होता है एक पर्टिकुलर क्लास का वो फुलफिल करता है और उनका जो एडमिशन प्रोसेस में बेसिक इंटरव्यू या इंटरेक्शन होता है उस चीज़ को क्लियर कर रहा है, तब तक देयर इज़ नो इश्यू। हाँ, अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक स्कूल का प्रेफरेंस है और वो स्कूल बहुत डिमांड में होती है तो उस केस में ये होता है कि पहला प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो बच्चे ऑलरेडी आगे की क्लास में वहाँ एनरोल्ड है उनको प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेजने का होता है, और फिर सीट्स बचती है तो नए एडमिशन लिए जाते हैं। तो इन दैट केस हो सकता है कि लिमिटेड सीट्स हो, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हैव रियलाइज कि इवन द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स इस बार काफ़ी खाली सीट्स के साथ चल रही है, तो होपफुली वो इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, जहाँ लोगों का ये कंसर्न है कि क्योंकि बच्चों ने LKG या प्री नर्सरी अटेंड नहीं किया है और पूरी तरह से वो सिलेबस शायद उन्होंने ना सीखा हो, तो क्या बच्चों को कोप अप करने में इश्यू हो सकता है सीधा बड़ी क्लास में जाके? तो अगेन इसमें मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आप घर पे बेसिक चीज़ें बच्चों को करवा रहे हो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, शेप्स, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि प्री नर्सरी LKG और UKG में एज इट इज़ काफ़ी सारा ओवरलैप होता है सिलेबस में, क्योंकि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है तो हर स्कूल अपने हिसाब से करवाती है। तीसरा क्वेश्चन अगेन इससे रिलेटेड जो है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स इस साल बच्चों को अब ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि बच्चों का ये पहला एक्सपोजर होगा स्कूलिंग के साथ, तो क्या वो 40 से 45 मिनट बैठेंगे? हाउ ईजी इट इज़? तो वेरी फ्रेंकली इट्स नॉट ईजी, उसमें टाइम लगता है और हर बच्चे को लगता है। हर बच्चा टेम्परामेंटली अलग होता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिटी होते हैं, उनको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 वीक्स बच्चों को मोर और लेस सेटल डाउन होने में लगता है। और वेरी फ्रेंकली ये हर पॉइंट पे लगेगा, यानी अगर बच्चे एक समर वेकेशन या समर ब्रेक के बाद फिर से स्कूल रिज्यूम करते हैं तो अगेन आपको कुछ दिन लगेंगे बच्चों को उस सेटअप में यूज टू
इशू करवाने में और वो 40-45 मिनट्स का उनका अटेंशन स्पैन बिल्ड करने में। मैंने एक वीडियो किया हुआ है हमारे ऑनलाइन स्कूलिंग के एक्सपीरियंस के बारे में, तो अगर आप चाहते हो तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अथर्व के लिए कैसे स्कूल सिलेक्ट किया था, क्या टॉप क्राइटेरिया थे और कितने स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया था। तो अगेन इसके ऊपर मेरे मल्टीपल, इनफैक्ट 2 या 3 वीडियोस मैंने बनाए हुए। आई डिड अ एडमिशन सीरीज जिसमें मैंने सारे क्राइटेरिया और सब कुछ डिटेल में मेंशन किया हुआ है। अगेन मैं लिस्ट कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉप प्रोसेस या क्राइटेरिया की बात करूँ तो हमने क्या किया था कि हमारे आजू बाजू की विसिनिटी में जितना भी हम कंफर्टेबल थे 4-5 किलोमीटर की रेंज में, जो भी रैंकिंग के हिसाब से टॉप स्कूल्स थी, ऐसी 6-7 स्कूल्स हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट की थी। और फिर अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने उनकी स्कोरिंग की थी कि फ़ीस कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, घर से सबसे पास कौन सा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कौन सा होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया थे। अगेन आपको उस वीडियो में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और उसके बेसिस पे हमने ग्रुप्स कर दिए थे कि ये है हमारी टॉप प्रायोरिटी वाली स्कूल्स, ये सेकंड टॉप प्रायोरिटी वाली और ये थर्ड टॉप प्रायोरिटी वाली 2-3 स्कूल्स। और फिर उनके जब भी एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हुए वी जस्ट फिल्ड अप द फॉर्म्स। आई थिंक हमने पहले 3 स्कूल के फॉर्म्स भरे थे और उसमें पहले ही 2 के एडमिशन प्रोसेसेस पैरेलली हो गए और उसमें दोनों में अथर्व का सिलेक्शन हो गया। एक उसमें से हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था और एक हमारे सेकंड प्रेफरेंस वाले ग्रुप में पढ़ रहा था। तो इट वाज कंपैरेटिवली इजी फॉर अस कि हमने जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ग्रुप था वो वाली स्कूल को सिलेक्ट किया एंड देन वी डिसाइडेड कि हमको कहीं और फॉर्म नहीं भरना है अब, क्योंकि हमको अननेसेसरीली एलोंगेट नहीं करना था उस प्रोसेस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स इस साल भी होम स्कूल करने वाले हैं तो बच्चों को पढ़ाना कैसे शुरू करें, यानी शुरुआत की कुछ एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए या क्या क्या पढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए लास्ट ईयर मैंने इस टाइम पे एक डेली लर्निंग सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं रोज़ की 4 या 5 एक्टिविटीज़ शेयर करती थी आप लोगों के साथ और आप लोग उसको एग्जैक्टली फॉलो करके अपनी होम स्कूलिंग जर्नी शुरू कर सकते थे। आई थिंक आई डिड अराउंड 8 या 9 वीडियोज़ ऑफ दैट काइंड। तो आप जाके उस सीरीज़ को रेफ़र कीजिए। आप चाहो तो पहले वो 8-9 वीडियोज़ की एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए डे वाइज, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द सेम रिदम। उसके बाद मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन आई केम अप विद द फर्स्ट लर्निंग पैक जिसके अंदर पूरे साल में आप अपने बच्चे को उस एज ग्रुप के हिसाब से क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हो, उन सारी एक्टिविटी से रिलेटेड वर्कशीट्स थी। तो अगर आपने वो ली हुई है तो यू वुड ऑलरेडी हैव दोस डीड। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए या पढ़ने के लिए कैसे थोड़ा लंबा टाइम के लिए बिठाया जा सकता है, उसके बारे में किसी ने शेयर किया है कि उनका बच्चा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता एंड समटाइम्स शी फील्स दैट शी हैज़ फेल्ड। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेवर एवर फील कि यू हैव फेल्ड, इट इज़ वेरी नॉर्मल। यानी इस एज ग्रुप के बच्चों का साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से अराउंड 7 to 8 मिनट्स का ही अटेंशन स्पैन होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आपके बच्चे 3 साल से छोटे हैं तो 5 मिनट का ही उनका अटेंशन स्पैन होता है। सो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अब कैसे आप उस अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हो, तो अगर आपने मेरा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वाला वीडियो देखा है तो उसमें इनफैक्ट शी ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ यू कैन डू इट। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, बेसिकली आप एक टाइमर बेस्ड मेथड यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक अलार्म लगा सकते हो 5 मिनट के बदले 7 मिनट का और कह सकते हो बच्चों को कि हम जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक कलरिंग करेंगे। या आप सैंड क्लॉक जैसा कुछ इनोवेटिव यूज़ कर सकते हो, आर ग्लास जो कहते हैं हम लोग, वो भी यूज़ करते थे। जब तक इसकी सैंड पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम बैठ के राइटिंग करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो धीरे धीरे आप 2-2 मिनट बढ़ा के ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप जो एक्टिविटीज़ प्लान करो वो 5-5 मिनट की स्पैन वाली ही करो। अगर आपने हमारे होम स्कूलिंग वाले वीडियोस देखे हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर वो जो 40 मिनट्स का सेशन होता है उसके अंदर वी डू ऑलमोस्ट 5 to 6 एक्टिविटीज़, जिसमें भी 1-2 आर्ट क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जो एज इट इज़ बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ मैक्सिमम 5 मिनट की होती है। तो दैट वीज आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बच्चों को पढ़ा भी सकते हो और उनका फोकस भी इतनी जल्दी नहीं हटेगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप सेंसरी बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हो, यानी जिसमें आप क्ले यूज़ कर रहे हो, सैंड यूज़ कर रहे हो, आटा यूज़ कर रहे हो, पानी यूज़ कर रहे हो। यूजुअली जब आप दूसरे एलिमेंट्स डाल देते हो जो मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों के, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उन एक्टिविटीज़ में और उनका अटेंशन स्पैन बेटर हो जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को कितना टाइम के लिए पढ़ना चाहिए दिन में और कितना फ्रीक्वेंटली। अब वेरी ऑनेस्टली इस उम्र के बच्चों के लिए कोई भी ऐसा फिक्स्ड टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे एक्चुअली हर चीज़ से सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको टेबल कुर्सी पे बिठा के कुछ करवा रहे हो वहीं से वो लोग कुछ सीखते हैं।
सम डेज यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट, बाकी के दिन आप लोग नॉर्मल स्टोरी टेलिंग के थ्रू, यू नो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी बच्चों को बहुत सारी आउटडोर प्ले के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप इन्वॉल्व रहो बच्चे जो भी कर रहे हो उसमें, और उसमें कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिलेगा जो आप बच्चों को सिखा पाओगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ये जानना है कि टेबल कुर्सी पर बिठाने वाली पढ़ाई अगर मैं किसी दिन करवा रही हूँ तो हाउ लॉन्ग दैट शुड बी, तो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एज ग्रुप के बच्चों को एक जगह पे बिठा के कुछ करवाने के लिए। उसमें भी जो इफ़ेक्टिव लर्निंग होगा वो 15 से 20 मिनट का ही होगा, बाकी के टाइम बातें होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और स्लो पेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट हो। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, फटाफट करो, जल्दी करो, रुको नहीं, वरना दैट विल नॉट वर्क। और अगेन एज आई सेड, कोशिश कीजिए कि ये 30-40 मिनट्स में भी आप 4 या 5 मिनट की एक्टिविटीज़ को पैक करिए ताकि बच्चों का फोकस और यू नो इंटरेस्ट दोनों बना रहे। इसके बाद का क्वेश्चन है कि हम लोग एक्टिविटीज़ कैसे डिसाइड करते हैं अथर्व के लिए। बहुत रिसेंटली मैंने इस पर 2 वीडियोज़ किए हुए हैं कि कैसे हम लोग करते हैं, प्लीज़ जाके वो चेकआउट कीजिए। बेसिकली हम लोग एक वीकली थीम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो थीम कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसमें फिर फर्दर कैसे आगे हम प्रोसीड करते हैं, कैसे सिलेबस कहाँ से मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में मेंशन की है। तो अगेन मैं नीचे लिंक करूँगी इस क्वेश्चन के साथ उन 2 वीडियोज़ को, आप जाके उन्हें देखिए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को क्या क्या टॉपिक सिखाने चाहिए। अगेन मैंने एज ग्रुप वाइज वीडियोस किए हुए हैं कि 2 से 3 साल के बच्चों को आप क्या सिखा सकते हो, 3 से 3.5 साल के बच्चों को आप क्या क्या सिखा सकते हो। तो यू कैन गो रेफर टू दैट। मोर और लेस लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से, मैथ पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें वो आपको वहाँ मिल जाएगी। जो जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती है वो एज आई ऑलवेज से स्काई इज़ द लिमिट, यानी बच्चा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि एज ग्रुप के बारे में चिंता करनी चाहिए। उनको उस टॉपिक के बारे में आपको सिखाना चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। आई थिंक वैसे ही आप उनकी क्यूरियोसिटी को लाइव रख सकते हो, वरना क्या होगा कि हम अगर हमेशा टॉपिक्स डिसाइड करते रहेंगे कि भाई आज तुमको वीकडेज ही सीखना है या आज तुमको सोलर सिस्टम के बारे में ही सीखना है, तो आप उनकी क्यूरियोसिटी को केटर नहीं कर। बाकी नेक्स्ट वीक में होपफुली मेरा सेकंड लर्निंग पैक लॉन्च हो रहा है, तो उसमें मोर और लेस वो सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वर्कशीट होगी, सो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल यू नो ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती है या होम स्कूलिंग होती है, उसके अलावा जो लाइफ स्किल्स होती है या पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मैनर्स हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, वो बच्चों को कैसे सिखाई जाए। तो वेरी फ्रैंकली ये सिखाने का एक ही तरीका है बच्चों को, वो है कि आप खुद प्रैक्टिस करें उन सारी चीज़ों को। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, यानी अगर वो देखेंगे कि आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो वो भी रिस्पेक्ट से बात कर रहेंगे। अगर वो देखेंगे कि आप चिल्ला के रिएक्ट कर रहे हो हर छोटी चीज़ को, तो वो लोग भी चिल्ला के रिएक्ट करेंगे। अगर आपका हाथ बात बात पे उठ जाता है तो बच्चे भी थोड़े अग्रेसिव हो जाएंगे। अगर आप देख रहे हो क्या, अगर आप अपना मेजर पार्ट ऑफ द डे स्क्रीन्स देखते हुए स्पेंड करते हो तो बच्चों को लगेगा कि स्क्रीन्स में ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए वो लोग भी हमेशा स्क्रीन देखने की ज़िद करते रहेंगे। अगर वो देखेंगे कि आप बुक्स पढ़ते हो दिन में 4-5 बार, तो उनको भी बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। उनको लगेगा कि हाँ मम्मा पढ़ती है, उसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें। कुछ कॉन्शियसली हम लोगों को भी अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि बच्चे सही चीज़ें पिकअप करें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक्टिविटीज़ में आप चाहते हो कि बच्चे इंटरेस्ट ले, चाहे घर के काम में हो या किचन से रिलेटेड चीज़ें हो या लाइक आई सेड रीडिंग हो, पेंटिंग हो, तो अगर आप फैमिली एक्टिविटी के फॉर्म में वो चीज़ें बच्चों को शुरुआत में इंट्रोड्यूस करोगे कि सारे लोग बैठ के साथ में कलरिंग कर रहे हैं सब अपने अपने पेज पे, या सारे लोग साथ में मिलके किचन में कुछ बना रहे, वो चीज़ें बच्चे बहुत आसानी से पिकअप कर लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है कि बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें। अब ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आई हैव रियलाइज कि राइटिंग एक ऐसी चीज़ में है जिसमें आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ डेवलपमेंटल थिंग, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे करके वो मसल स्ट्रेंथ डेवलप होती है जिससे उनको थकान नहीं होती है, एंड देन दे स्टार्ट एन्जॉइंग इट टू एन एक्सटेंट। हालांकि ऑलमोस्ट डेली अथर्व लिखता है, आपने देखा भी होगा, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां आई कैन से कि ही एन्जॉयज़ राइटिंग। वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसमें प्रोबेबली क्योंकि उनका ब्रेन बहुत लिमिटेड लेवल तक एंगेज होता है, या जो भी रीज़न है, क्रिएटिविटी नहीं है कुछ, या वो इट इज़ अ मैकेनिकल जॉब, तो शायद बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट स्मॉल। यानी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, इसको इंटरेस्ट नहीं था तो हमने क्या आज के दिन में खाली ए लिखेंगे, 1 लाइन, दैट्स इट।
तो फिर उसमें बच्चा इतना रेजिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक लाइन ए लिखना है तो फटाफट लिख लेगा और फिर ख़त्म करेगा। फिर धीरे धीरे करके यू कैन बिल्ड इट अप कि आज हम ये 3 अल्फ़ाबेट्स की एक लाइन लिखेंगे, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने से भी वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यानी अगर वो पूरी एक लाइन ए की लिख रहा है तो फिर उसमें मैं उसको स्टार्स देती हूँ कि ये वाला ए सबसे बेस्ट है, सो यू आर गेटिंग 3 स्टार्स इन दिस। ये वाला थोड़ा अच्छा है तो इसको 2 स्टार्स मिल रहे हैं, ये दिस 2 कैन इम्प्रूव। तो उससे क्या होता है, एक तो नेक्स्ट टाइम उसको सारे ए अच्छे बनाने का मन करता है और हर बार वो क्यूरियस होकर मुझे आके दिखाता है कि देखो मैंने ए लिख दिया, कौन सा सबसे अच्छा है। सो सम स्मॉल थिंग्स लाइक दिस कैन हेल्प। आपको अपने बच्चे के हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा, लेकिन लाइक आई ऑलवेज टेल एवरीवन, डोंट बी पुशी। इंडिया में राइटिंग का बहुत क्रेज़ है कि शुरू में आ जाना चाहिए बच्चों को, स्कूल्स भी बहुत ये पुश करती है। लेकिन अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो स्टिक टू प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। अगेन उस पर मेरा एक वीडियो है, कौन कौन सी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चों को लेटर रिकग्निशन, पैटर्न रिकग्निशन, मसल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। और फिर जब डेवलपमेंटली वो रेडी होगा राइटिंग करने के लिए तो एटलीस्ट बाकी सारी चीज़ें विल बी इन प्लेस। और हाँ, मैंने राइटिंग कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए और धीरे धीरे करके हाउ यू कैन मूव फ्रॉम प्री राइटिंग टू ट्रेसिंग टू 1 डॉट राइटिंग, ये पूरी जर्नी पे भी एक वीडियो किया हुआ है। अगेन आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाएं। इस पे मैं बिल्कुल डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, फोनिक्स के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो 4 साल तक आप क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हो स्टेप वाइज, यानी अल्फ़ाबेट साउंड से शुरू करके CBC वर्ड से शुरू करके कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स तक के मैंने हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस किए हुए हैं। हमारा एक फोनिक्स पैक भी अवेलेबल है, सो ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल। और वो बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें सेपरेटली इसको कवर नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सरप्राइजिंगली काफ़ी लोगों ने पूछा है वो है कि मेरा वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल क्या है। निशित का भी जॉब प्रोफाइल पूछा है लोगों ने। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, आई एम बेसिकली अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, निशित इज़ इन IT। मेरा क्लाइंट फेसिंग रोल होता है थोड़ा बहुत, निशित का इज़ मोर और लेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड रोल। सो या इसके अलावा एक क्वेश्चन था अबाउट हमारी लाइफ में जो अभी रिसेंटली पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें हुई, वेर वी had 2 डेथ्स इन द फैमिली। तो किसी ने मुझसे उसका एक्सपीरियंस पूछा है स्पेसिफिकली, कैसे स्पाउस को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टाइम पे, उससे रिलेटेड। ना वेरी ऑनेस्टली इस बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है, फॉर द सिंपल रीज़न कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट एट दिस पॉइंट, एंड वेरी फ्रेंकली आई डोंट नो कि आगे जाके भी इफ़ आई एवर गेट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि बोथ मैं और निशित ऐसे लोग हैं कि हमारे सुपरफिशियल इश्यूज़ के बारे में तो वी कैन टॉक अबाउट, बट जो डीपर चीज़ें हैं उसको हम लोग शेयर करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। प्लस इट्स वेरी रिसेंट, यानी अभी इट्स ओनली बिन 4 months और अभी भी वी आर स्टिल कोपिंग विथ इट। क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ लॉस इन द फैमिली, और ख़ास करके सडन लॉस और एक साथ 2 लॉसेस, तो द ओनली वे आप इससे धीरे धीरे करके मूव ऑन कर सकते हो इज़ इफ़ यू गिव योर सेल्फ टाइम टू ग्रीव। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में, क्योंकि निशित वॉज द वन जिसको अपने फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के रहना था, एंड ही हैड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ, तो आई डोंट थिंक ही इज़ गॉट दैट चांस सो फार। एंड मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैड टू बी हिज सपोर्ट सिस्टम, और फिर मुझे अथर्व के लिए भी आई हैड टू बी देयर कि उसको भी एडवर्सली इफेक्ट ना करे। प्लस आई वॉज प्रेगनेंट की वजह से दोज इमोशंस आर स्टिल बॉटल्ड अप समवेयर, एंड वी एज अ कपल आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। बहुत सारी बार जब ऐसे इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करते या आपको टाइम नहीं मिलता टू लिव थ्रू दैम, दे कम आउट इन अ लॉट ऑफ वेज जो हेल्दी नहीं होते। सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ मेंटली, बट या दैट्स ऑल आई कैन से। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं घर के साथ बाकी सारी चीज़ें अथर्व इसको कैसे मैनेज करती हूँ। तो अगेन 2 दिन पहले का ही वीडियो है, पूरा रूटीन शेयर किया हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर मदर का कंसर्न है कि नींद कैसे मैनेज करते हो आप, क्योंकि नींद नहीं हो पाती कंसिडरिंग के देयर इज सो मच टू डू। तो वेरी फ्रैंकली मुझे पर्सनली लगता है कि हमारी नींद ना होने का बहुत सारा ब्लेम जो हम बच्चों पे डालते हैं वो एक्चुअली बच्चों पे नहीं है, एटलीस्ट आफ्टर दे ग्रो ओल्डर, यानी 2 साल से ऊपर के हो जाए उसके बाद। बहुत बार जब बच्चे सो जाते हैं तब हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड मोबाइल, बेसिकली मोबाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारी नींद नहीं हो पाती। आई एम नॉट सेइंग हर केस में ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये अपने लिए भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों की एटलीस्ट 11 से 12 घंटे की नींद होती है, या तो नाइट में या तो डे प्लस नाइट मिला के।
और हम लोगों को चाहिए होती है अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। सो बेसिकली आपके पास फिर भी 3-4 घंटे बचते हैं जब आपके बच्चे सो रहे हैं, नैप कर रहे हैं, जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज दिस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। यू नीड टू वॉच समथिंग, आपको इंटरनेट भी देखना है, मोबाइल भी देखना है, अपने घर वालों से बात भी करनी है, जो सब आप नॉर्मली नहीं कर पाते हो बच्चा जब जाग रहा होता है तब। लेकिन माई ओनली थिंग इज़ कि वी शुड ट्राई टू डू इट इन दोज 3-4 आवर्स, और फिर बाकी के जो 7-8 घंटे हैं आप कोशिश कर सकते हैं सोने की। नाउ आई एम नॉट श्योर कि आपके केस में भी मैं जो कह रही हूँ वो सच है या नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑब्जर्व कीजिए कि क्या सच्ची में जो रीज़न है आपकी नींद कम होने का वो आपका बेबी रिलेटेड ही है, इज़ इट बिकॉज ऑफ मोबाइल एडिक्शन या कोई और चीज़ है, या इन जनरल अगर आपको ट्रबल इन स्लीपिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत बार होता है कि टाइम है, मौका है, लेकिन मैं सो नहीं पाती बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो फॉर दैट यू विल हैव टू डू थिंग्स लाइक मेडिटेशन और सीक सम हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट डायपर ट्रेनिंग के बारे में या नाइट सुसु ट्रेनिंग के बारे में, कि हमने कैसे किया और कब किया। तो हमने ये अथर के साथ किया था अराउंड जब वो 2.5 साल से थोड़ा ऊपर रहा होगा। बेसिकली लास्ट ईयर जब मार्च में पेंडेमिक शुरू हुआ था तभी हम लोगों ने उसको नॉर्मल पॉटी ट्रेनिंग किया था अराउंड मार्च-अप्रैल में, और उसी के 1-1.5 महीने के बाद हम लोगों ने उसको नाइट टाइम में भी डायपर फ्री कर दिया था। अब अगर मुझे ऑनेस्टली बताना है तो आई थिंक जो नाइट डायपर ट्रेनिंग होती है, सुसु ट्रेनिंग होती है, वो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग फ्रॉम द पेरेंट्स साइड देन फ्रॉम द किड्स साइड। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे एक बार जब दिन में पॉटी ट्रेन हो जाते हैं या सुसु ट्रेन हो जाते हैं, दैट मीन्स कि डेवलपमेंटली वो रेडी है, उनका ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो चुका है, उनको समझ आने लगा है कि कब उनको वॉशरूम जाना है, एंड दे कैन गो। अब नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो वो लोग बताएंगे नहीं हमको, इस चीज़ का हमको डर होता है। और दूसरा कि अगर नाइट में बेड वेटिंग कोई इंसिडेंट हुआ तो सबकी नींद खराब होगी, चादर वदर चेंज करनी पड़ेगी, उस डर से हम लोग बहुत बार ये एक स्टेप नहीं लेते। बट आई थिंक इट्स अ लीप ऑफ फेथ जो आपको लेना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमने की थी बिफोर स्टार्टिंग वॉज कि सबसे पहली चीज़ हमने अथर को उसके सोने के टाइम के आजू बाजू लिक्विड्स देना कम कर दिया था। यानी हम लोग उसको पहले रात में सोने से पहले मिल्क देते थे 1 ग्लास, वो हम लोगों ने उसका टाइम शिफ्ट करके इवनिंग का कर दिया। रात में सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिए, उसका वी स्टार्टेड इंश्योरिंग। सोने के एग्जैक्टली 1 मिनट पहले यानी बिफोर गोइंग टू बेड वी इंश्योर कि वो जाके ही एम्प्टीज हिज ब्लैडर, अच्छे से फ्रेश हो जाए। और फिर उसके बाद जो एक चीज़ हम करते हैं वो, क्योंकि वो अराउंड 10 बजे सोता है और हम लोग अराउंड 1 बजे, निश्चित तो कभी कभी उससे भी लेट्स होता है, तो अराउंड 12:31 हम लोग उसको बीच में उठा के एक बार फिर से वी टेक हिम टू द वॉशरूम। अब ये करने के लिए ऑब्वियसली आपको बच्चों को भी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा। आपको सबसे पहले उनको पूछना चाहिए कि आर यू ओके, क्या अब हम लोग रात में डायपर पहनना बंद कर सकते हैं। अगर वो हाँ कहता है तभी कीजिए। इस एज ग्रुप के बच्चे उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए काफ़ी केपेबल होते हैं, तो अगर उनको लगता है कि हाँ दे आर कंफर्टेबल तो आप उनको कह सकते हो, वरना आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलते रह सकते हो कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, वाह तुम तो दिन में खुद सुसु कर लेते हो, जस्ट अप्रिशिएट दैट। तो धीरे धीरे करके उनको खुद को ही लगेगा कि हाँ अगर मैं रात को भी डायपर नहीं पहनता दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग गुड। और फिर शुरुआत में कुछ दिन रोज़ सोने से पहले आप बच्चे को बोलिए कि आज हमने डायपर नहीं पहना है ना, तो जब भी आप सुसु आएगी तो मम्मा को बताओगे, या मम्मा जब ले जाएगी तो आराम से आओगे ना। तो धीरे धीरे करके उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है एंड दे कोऑपरेट विथ यू। तो मोर और लेस 80% ऑफ द टाइम्स यू विल बी ओके। 20% इंसिडेंट्स फिर भी होंगे बेड वेटिंग एंड उसके लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जो हमने किया है वो है कि हमने एक तो पूरा मैट्रेस प्रोटेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी वो एक जैसे फिटेड बेडशीट होती है वैसे ही मैट्रेस पे लग जाती है, उसके ऊपर हम लोग नॉर्मल बेडशीट बिछाते हैं और फिर जहाँ अथर सो रहा होता है उसके ऊपर हम लोग एक और बेडशीट प्रोटेक्टर बिछा देते थे, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो ऑल वी हैव टू डू इज़ कि वो बेडशीट प्रोटेक्टर को हम सिर्फ हटा दे उसके नीचे से और उसके क्लोथ्स चेंज करवा दे, और बाकी बेडशीट और ये सब चेंज करने का चक्कर ना। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, आई हैव अ फीलिंग बहुत लंबा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, खास करके हिंदू माइथोलॉजी से। और सिमिलर एक क्वेश्चन है कि कैसे हम अथर को अलग अलग रिलीजन्स से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ है कि वी जनरली, यानी हमारा बिलीफ सिस्टम ये है, मेरा और निश्चित का, कि हम लोग सिर्फ जो फैक्ट्स है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से किस चीज़ को अथर इवेंचुअली एम्ब्रेस करना चाहता है
वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा इट इज़ फॉर हिम टू डिसाइड. सो एट दिस पॉइंट व्हाट वी डू इज़ कि जब फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स हो, तो वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट. उससे रिलेटेड जो खाना होता है वो घर में बनता है. ईद होती है तो सेवैया बनती है. क्रिसमस होता है तो वी पुट अप अ क्रिसमस ट्री. दिवाली होती है तो हम लोग दिवाली से रिलेटेड चीज़ें करते हैं. तो वी ट्राई कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें उसे हर चीज़ से कल्चरली. वी ऑल्सो टेल हिम स्टोरीज़ हर फेस्टिवल से रिलेटेड जो होती है वो या तो उससे पहले या उसके बाद में. सो स्टोरी टेलिंग इज़ अ बिग थिंग सो दैट ही इज़ अवेयर. क्योंकि आई थिंक हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स तो है, लेकिन इफ़ वी आर आस्क्ड कि क्यों, तो वी विल नॉट नो. क्योंकि हमको बस बचपन में ये बताया गया था कि ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होता है, और फिर हमने हमेशा के लिए उन चीज़ों को सच मान लिया. एंड आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा ताकि वी कैन हैव अ बेटर वर्ल्ड. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी ट्राई कि हम उसको बताएं जो फैक्ट्स स्टोरीज़ है हर चीज़ के पीछे की. एंड फिर एज एंड व्हेन ही ग्रोज अप ही डिसाइड्स व्हाट ही कैन डू. मैंने बहुत टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि हाउ टू रेज रिलीजियसली टॉलरेंट चिल्ड्रन. मैं उसका लिंक भी यहाँ पे छोड़ूंगी. आई थिंक इट्स अ गुड रीड. एंड इन जनरल आई एम सो ग्लैड कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स ऑल्सो. इट्स अ ग्रेट साइन. ऑल्सो हर फेस्टिवल के लिए बहुत सारी स्टोरी बुक्स अवेलेबल है आजकल. यानी जो ब्रांड मैंने आपको इंट्रोड्यूस की थी जीनियो क्लब्स, सो यू कैन गो चेक देम आउट. आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड कलेक्शन. उसके अलावा अमेजोन पे भी आपको इंडियन फेस्टिवल्स या इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी. तो अगेन दैट्स अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस किड्स टू सम ऑफ आवर कल्चरल थिंग. नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में कैसे सिखाया जाए. मैंने अगेन इस पर एक वीडियो किया हुआ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई एम सो हैप्पी कि किसी ने ये पूछा है. आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा, जाके देखिए. उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ और कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए बच्चों को. अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. इसके बाद कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है कि अथर्व की क्या एज है. सो अथर्व इज़ 3 years and 6 months ओल्ड. अभी 3 years 7 months होगा कुछ दिनों में. वेयर डू वी लिव? वी लिव इन नोएडा. उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट अथर कौन सी स्कूल में जाता है एक्सेट्रा. सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि फ्रॉम अ प्राइवेसी पर्सपेक्टिव आई नो कि शायद आप लोगों का पूछने के पीछे का इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे यू डोंट नो. सो दोज आर द डिटेल्स फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जो मैं शेयर नहीं करना चाहती कि कौन सी स्कूल कौन सी सोसाइटी. तो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई डोंट आंसर दोज क्वेश्चंस. इसके बाद का क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट प्ले के लिए कौन सी गेम्स या टॉयज यूटिलाइज किए जा सकते हैं. सो 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हमारे टॉप 5 चॉइसेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट प्ले पर्सपेक्टिव. आप वो वीडियो चेक कर सकते हो. उसके अलावा मैंने 25 ओपन एंडेड टॉयज़ के आइडियाज़ वाला भी एक वीडियो किया है. ओपन एंडेड टॉयज़ आर ग्रेट फॉर इंडिपेंडेंट प्ले. तो वो भी मैं यहाँ लिंक करूँगी नीचे. तो आप वो 2 वीडियोस देखिए. आई एम श्योर यूल गेट मोर देन इनफ आइडियाज़. बट एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो के गेम्स या टॉयज़ इंट्रोड्यूस करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों में इंडिपेंडेंट प्ले की हैबिट बिल्ड की जाए, विच ऑल्सो टेक्स सम टाइम. अगेन कैसे आप कर सकते हो उस पर एक वीडियो है. आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो, सो प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को ऐसे टाइम पे घर में कैसे एक्टिव रखा जाए, फिजिकली एक्टिव. तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है ये बच्चों को घर में फिजिकली एक्टिव रखना, खास करके आप भी हमारी तरह अगर फ्लैट्स में रहते हो और यू नो इंडिपेंडेंट हाउसेज में नहीं रहते हो तो. लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो वो है यू नो हम जैसे बेसिक गेम्स होती है, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वो सारी चीज़ें घर में खेलते हैं. हॉपस्कॉच हो गया वो घर में खेलते हैं. बहुत सारा प्रिटेंड प्ले घर में करता है अथर, तो जिसके लिए इधर से उधर वो भागता है. हाइड एंड सीक हो गया, वो कर सकते हो आप. ट्रेजर हंट्स आप अगर बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हो लर्निंग वाली भी, तो आप ट्रेजर हंट और उस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिसमें बच्चों को इधर से उधर भाग के चीज़ें करनी है. आप बच्चों को हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हो. डस्टिंग हो गया, यू नो थोड़ा बहुत मॉपिंग हो गया, मैस क्लियर करना हो गया. तो वो सारी चीज़ों से भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ हद तक बढ़ती है. इसके अलावा अगर आप कुछ टॉयज़ या कुछ बेबी गियर खरीदना चाहते हो जो इस चीज़ में हेल्प करे, तो आई विल लिंक अ फ्यू ऑफ देम बिलो. यानी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे बैलेंसिंग बोर्ड्स आते हैं, वुडन बैलेंसिंग बोर्ड्स, आप वो खरीद सकते हो. फुट स्कूटर आता है अगर आपके घर में ठीक ठाक जगह तो फुट स्कूटर खरीद सकते हो. क्लाइंब करने के लिए यू नो रोप की वो लैडर्स कहूँ या स्टेयर्स कहूँ वो आते हैं, तो आप हैंग करके वो रख सकते हो. बच्चे उस पर चढ़ उतर सकते हैं. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. आई विल ट्राई टू लिंक देम डाउन बिलो. के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड से रिलेटेड के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ खाते नहीं या कुछ स्पेसिफिक टाइप के फूड आइटम्स नहीं खाते, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पोहा हो गया, सेवैया हो गए एक्सेट्रा. तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी बच्चे बहुत बार नहीं खाते.
तो आप एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग करवा सकते हो अपने डॉक्टर से एंड फिगर आउट कर सकते हो, खास करके आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू थिंग्स लाइक दैट। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों को टेक्सचर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे अथर्व का भी ये था कि ही इज़ अदरवाइज अ डिसेंट ईटर, लेकिन पोहा, सेवई, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो वो नहीं खाता था, जिसमें कहीं ना कहीं मेन रीज़न ये था कि हम लोगों ने अथर्व को लंच और डिनर में फैमिली फूड से इंट्रोड्यूस कर दिया था। अराउंड 9 मंथ्स वो रोटी सब्जी दाल चावल से इंट्रोड्यूस हो गया था। उसकी वजह से उसका टेस्ट बर्ड्स एंड एवरीथिंग डेवलप्ड सो वेल फॉर इट कि उसमें हमको कभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने शुरुआत से हमेशा अथर्व का अलग बनाया है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में मूंगफली और ये सारी चीज़ें डालते थे एंड आई वॉजंट श्योर कि उसने अभी च्यू करना शुरू नहीं किया तो वो खा पाएगा या नहीं। तो ब्रेकफास्ट उसका अलग से बनता था, यानी उत्तपा, पराठा, इस टाइप का कुछ। तो वो सारी चीज़ें आज भी ठीक से खा लेता है, लेकिन पोहा, सेवई एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक यू सेड, ही ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट अ हैबिट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर लेट ऑलरेडी हो गया है तो वॉट यू कैन डू इज़ कि यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि 3 महीने 4 महीने के बाद वी गिव अप कि ये नहीं खाता, तो हमेशा हम ऑल्टरनेटिव देते हैं, जो मैं भी करती थी। लेकिन इस लॉकडाउन के और प्रेगनेंसी के चलते आई रियलाइज कि मैं उसके लिए रोज़ अलग नाश्ता नहीं बना सकती हूँ, और इसलिए मैं धीरे धीरे करके उसको पोहा, सेवई या जो भी हम बनाते थे वही देना शुरू किया। तो पहले दिन ऐसा हुआ कि उसने 2 चम्मच खाई, 3 चम्मच खाई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको नहीं दे रही हूँ कुछ और। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट स्टेप फॉर मी, बट आई डिसाइडेड कि नहीं देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो थोड़े और खाए। ऐसे कर करके ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 मंथ्स उसने ये सारी चीज़ें भी खाना शुरू किया। अभी भी वो इतने अच्छे से नहीं खाता जितना नॉर्मल खाना खाता है, यानी अभी भी वो हो सकता है 10-12 चम्मच किसी दिन खा रहा है, किसी दिन आधा प्लेट खा रहा है, लेकिन इट इज़ मच बेटर देन अर्लियर, यानी उसने खाना शुरू कर दिया। तो यू कैन ट्राई दैट। इसके बाद का क्वेश्चन है स्पीच डिले के बारे में। तो वेरी ऑनेस्टली आई से कि इस टॉपिक पे मेरा रिसर्च बहुत लिमिटेड है, मेरा एक्सपीरियंस भी हार्डली कुछ है, और आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई वुड से टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन। यूजुअली हम लोग चिंता करने लगते हैं अराउंड 18 मंथ्स, अगर बच्चों ने 2-4 वर्ड से ज़्यादा बोलना शुरू ना किया हो तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2.25 साल के बाद ठीक से बोलना शुरू करते हैं, तो आई थिंक विच इज़ स्टिल नॉर्मल। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाता है और फिर भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोल रहे, तो यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। इसके बाद का एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि द बेबी वॉज प्री मैच्योर, उसका बर्थ वेट भी लो था 1.6 kgs, और उस केस में उसका स्पीच डिले है और एक्टिविटीज़ भी उसका डेवलपमेंटली इजी रेडी टू डू द सेम एक्टिविटीज़। तो आई वुड से कि नो, आप लोगों को, हम लोग ना बहुत बार भूल जाते हैं पहले 6-8 महीने के बाद कि हमारा बच्चा X वीक्स प्री मैच्योर था, और हम लोग एडजस्ट नहीं करते उस एज को व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट अदर किड्स ऑफ द सेम एज ग्रुप। यानी ऑन पेपर बर्थडे के हिसाब से हो सकता है वो 3 साल का हो गया, लेकिन अगर वो 1.5 महीना या 2 महीने प्री मैच्योर बर्थ था उसका, तो टेक्निकली वो 2 महीने आप लोगों को एडजस्ट करते रहना चाहिए, एटलीस्ट जब तक वो 4 या 5 साल का ना हो जाए, और उस हिसाब से उसका थोड़ा सा एक्टिविटीज़ और सब कुछ पीछे चलेगा, वो एक्सेप्ट करके चलना चाहिए विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे यूट्यूब रिलेटेड, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं कोशिश करूँगी कि आज या कल में ही फिल्म करूँ, लेकिन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैंने जब अपना वर्क फ्रॉम होम वाला वीडियो किया था तभी भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने दोनों जगह से कोलेट करके आई विल मेक अ यूट्यूब रिलेटेड वीडियो जो आप नेक्स्ट वीक में देख पाओगे। सो या दैट इज़ इट। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, आपके लिए सिर्फ एक बटन है, बट मेरे लिए इट हेल्प्स माई वीडियोज़ रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस विच इज़ अ ह्यूज थिंग। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।